नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। इन जनजातियों के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पूर्व में पिग्मी, बदाविन अर्थात बद्दू और एस्किमो इन जातियों का अध्ययन कर लिया था। इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि इन लोगों का निवास क्षेत्र, इनका सामाजिक संगठन और इनका आर्थिक व्यवसाय किस प्रकार का है, क्या इनका सामाजिक संगठन है और इनकी प्रमुख विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था। इसी के अंतर्गत आज हम किर्गिज जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये कहाँ निवास करती हैं, किस तरह का इनका सामाजिक संगठन और किस तरह से ये अपना आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में ये मध्य एशिया की जनजाति है। मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषी जाति का नाम किर्गिज है। मुख्य रूप से ये लोग किर्गिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किर्गिस्तान में। कुछ किर्गिज समुदाय इनके पड़ोसी देशों में भी मिलते हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान आदि। तुर्की भाषाओं में किर्गिज का मतलब 40 होता है और ये माना जाता है कि किर्गिजियों के 40 कबीले थे, जिससे उनका ये नाम पड़ा। माना यह भी जाता है कि प्राचीन काल में किर्गिज लोगों के पूर्वज तुवा और साइबेरिया की येनिसेई नदी के किनारे रहते थे। निकट ही मंगोलिया और मंचूरिया में बसने वाले खितानी लोगों ने इन पर बड़े हमले किए, लेकिन किर्गिजियों के 40 कबीले डटे रहे। ये जो किर्गिज या किर्गिज जनजाति है, मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर के पठार और थ्यान नामक पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में फरगना, अलाई, शानशान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ और उत्तर की ओर साइबेरिया के मैदानों से मिला हुआ है। 1991 तक यह तत्कालिक सोवियत संघ का एक राज्य था, जबकि आज ये एक संपूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है। किर्गिज जनजाति वास्तव में मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। किर्गिज जनजातियों के लोगों की त्वचा का रंग पीला, बाल काले, कद छोटा और शरीर सुगठित और आंखें छोटी व तिरछी होती हैं। इनके लोग ऋतु प्रवास अर्थात मौसमी प्रवास करने वाले पशुचारक जलवासी होते हैं, अर्थात मौसम के अनुसार ये अपना स्थान पशुओं के साथ बदलते रहते हैं। ये लोग दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। त्योहारों पर घोड़े का मांस खाने का प्रचलन है। निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे युर्त कहा जाता है। अर्थात इसके जो निवास या तंबू होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? युर्त के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इसका विस्तार से थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। वास्तव में किर्गिज स्थायी पशुपालक जनजाति है। ये खेती भी करती है और समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में इनके निवास क्षेत्र होते हैं। मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं। इनका जो प्रांत है वो किर्गिजिया के नाम से जाना जाता है, जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ का राज्य है। ये लोग चलवासी पशुचारक का जीवन हजारों वर्षों से व्यतीत करते आ रहे थे। रूस में जो क्रांति हुई उसके बाद पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक विकास, सामाजिक संगठन और वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति तेजी के साथ होती रही, जिसके फलस्वरूप यहाँ के निवासी सामूहिक कृषि फार्मों के द्वारा स्थायी कृषि करने लग गए। तो सामान्य रूप से ये शुरुआत से ही चलवासी पशुचारक रहे, लेकिन रूसी क्रांति के बाद इन्होंने स्थायी कृषि करना शुरू किया। साथ ही खनिज पदार्थों की खुदाई भी करने लगे और निर्माण उद्योगों के बहुत से कारखाने यहाँ पर खोले गए। फिर भी किर्गिजिया प्रदेश में पशुचारण और पशुओं के साथ मानव का सामयिक प्रवास, सीजनल माइग्रेशन, पठारों और पर्वतीय क्षेत्रों में अभी तक होता है। अर्थात मौसम परिवर्तन के साथ ये लोग पर्वतों से पठार या मैदान की ओर और मैदानों से पठार या पर्वतों की ओर भ्रमणशील रहते हैं।
स्थलाकृति जहाँ ये लोग रहते हैं उसकी भूमि विषम स्थलाकृति है और ये क्षेत्र एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित और महासागरों से दूर है। उत्तर में कजाकिस्तान और किर्गिजिया की पठारी भूमि है। दक्षिण की ओर भूमि ऊंची होती गई जिसमें नीचे पहाड़ियां और कटे हुए उच्च पठार हैं। इन पठारों के दक्षिण में तियान शान नामक पर्वत श्रेणी है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उच्च पठारी प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में खारे जल की एक झील है जिसे इसिक कुल नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कई छोटी मोटी मीठे पानी की झीलें भी स्थित हैं जो अधिकतर कहाँ से निकल कर आ रही, तियान शान नामक पर्वतमाला से छोटी छोटी नदियों के मार्ग हैं और ये सर दरिया नामक नदी में मिल जाते हैं। ये आपको इस मैप में दिखाई देगा कि जिस जनजाति का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका निवास क्षेत्र कौन सा है। आप ये पीले रंग का देख रहे हैं जिसमें डार्क शेड किया हुआ है और ये है किर्गिस्तान। यहीं पर किर्गिज जनजाति निवास करती है। इसके चारों ओर का ये क्षेत्र इसमें दर्शाया है। किर्गिजिया के पश्चिमी भाग में फरगना पर्वत श्रेणी है और दक्षिण पश्चिम में अलाई श्रेणी है। तियान शान की उच्च श्रेणी दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। तो इस प्रकार से ये जो पठारी प्रदेश है ये चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ भाग है। जलवायु किस प्रकार की है, यहाँ किस तरह की वनस्पति होती है, अगर ये बात हम करें तो किर्गिज पर्वतीय जो प्रदेश है अर्थात किर्गिज प्रदेश पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सागरों से दूर है, इसलिए आर्द्रतापूर्ण पवनें यहाँ नहीं पहुँचती हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय है और तियानशान पर्वत की जलवायु ठंडी है। वर्षा बहुत अल्प होती है और गर्मियों में होती है। इस अल्प वर्षा के कारण पठार के निचले भागों में चारे की कमी रहती है। उच्च पठारों पर जाने के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती है। पहाड़ों पर्वतों पर हिमपात इतना अधिक होता है कि सर्दियों में पशुचारण संभव नहीं है। अतः सर्दियां शुरू होते ही ये लोग अपने पशुओं के झुंडों को पहाड़ों से नीचे पठारों और तलहटियों में ले जाते हैं। नीचे भागों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। वनस्पति भी ऊंचाई के साथ बदलती है। निचले भागों में स्टेपी घास होती है, वृक्ष नहीं होते हैं। पहाड़ियों पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास होती है और ये गर्मियों में पशुओं के लिए उपयुक्त और पोषक होती है। अब हम बात करते हैं इनका आर्थिक व्यवसाय या उद्योग। प्राचीन काल से ही इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। रूस में महाक्रांति के बाद इनमें काफ़ी कुछ प्रगति हुई है। उत्तर के निचले पठारी भागों में तलहटियों और नदियों की घाटियों में ये लोग कृषि करने लगे हैं, जो कि पहले केवल पशुपालन करते थे। तो कृषि का प्रचलन इनमें शुरू हुआ रूसी क्रांति के बाद। हजारों वर्षों तक ये चलवासी पशुचारक का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन निचले भूभागों में सामूहिक कृषि फार्मों के द्वारा स्थायी कृषि करने लगे। गेहूं जो मुख्य फसलें हैं ये यांत्रिक कृषि भी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ खनिज पदार्थ कोयला, खनिज तेल, गंधक, पारा, अणु खनिज आदि मिलते हैं और इनकी सहायता से कारखाने भी खोले जा रहे हैं। रेशम के वस्त्र निर्माण की मिलें, सूती वस्त्र की मिलें आदि भी यहाँ पर खोली जा रही हैं। पशुपालन हमेशा ही प्रमुख उद्योग रहा है। घाटियों और निचले पठारों पर स्थायी कृषि फार्मों पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। दूध देने वाले मुख्य पशु हैं। स्थानबद्ध पशुचारक लोग हैं ये, अर्थात स्थान विशेष में रहते हैं। चलवासी पशुचारक उद्योग आज तक भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। तलहटियों में उच्च पठारों और चारा और घास यहाँ पोषक होती चारागाह होते हैं, जहाँ पर भेड़, बकरियां, गाय, याक और घोड़े के समूह चराए जाते हैं। पशुचारण का सामयिक प्रवास अर्थात मौसमी प्रवास। किर्गिजिया में प्राकृतिक घास पशुओं के लिए बहुत पोषक चारा है। किर्गिज लोगों के पास भेड़ों के बड़े बड़े झुंड होते हैं। दूध देने वाले पशुओं में गाय और याक मुख्य हैं। याक का उपयोग दूध और बोझा लाद कर ले जाने में किया जाता है। घोड़े सवारी करने
और सामान ढोने के लिए उपयोगी होते हैं। चारे की तलाश में पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाया जाता है। गर्मियों में निचली भूमियों की घास जब सूख जाती है तो उस समय पठार के उच्च भागों पर और पहाड़ियों पर बर्फ पिघलकर बहने से घास उग जाती है, इसलिए गर्मियों में ये लोग पशुओं और परिवारों के साथ उच्च पठारों और पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाते हैं। इन सभी के अपने अपने अलग अलग निश्चित चारागाह होते हैं। 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी वनों के ऊपरी ढालों पर चारागाह स्थित होते हैं। रसदार चारे को खाकर इनके पशु मोटे ताजे हो जाते हैं। अक्टूबर के माह में उच्च भूमि और पहाड़ी भागों पर हिमपात शुरू हो जाता है और ऐसे समय में ये लोग अपने पशुओं को लेकर निचली घाटियों में चले जाते हैं, जहां दिसंबर से लेकर मार्च तक सर्दियों का समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है उसके अनुसार ये लोग भी अपना प्रवास करते रहते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं पशुओं के साथ। अप्रैल के मध्य में बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, तब ये अपने गर्मियां या ग्रीष्मकालीन ऊंची चारागाहों को जाने की तैयारी शुरू करते हैं। मई और जून के महीनों में मार्ग में ठहरते हुए जून के अंत में फिर उनके पशु तथा परिवार उच्च पहाड़ी और पर्वतीय ढालों पर पहुंच जाते हैं। गर्मी की ऋतु इन ठंडी चारागाहों में व्यतीत की जाती है। इस प्रकार किर्गिज जनजाति के लोग मौसमी प्रवास प्रति वर्ष करते रहते हैं। भोजन में ये लोग दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस का उपयोग करते हैं। भेड़, बकरी और याक से दूध की प्राप्ति होती है। दूध को ये खट्टा बनाकर पीते हैं, मैंने पहले भी बताया था। मक्खन, पनीर आदि को खाल के थैलों में रखते हैं। भेड़ों को मांस के रूप में उपयोग में लेते हैं। ऊन और भेड़ों, पशुओं, घोड़ों आदि को ये नीची भूमियों में स्थायी रहने वाले कृषक लोगों को बेचते हैं और बदले में उनसे अनाज, गेहूं, जौ आदि प्राप्त कर लेते हैं, आटा प्राप्त करते हैं। आटे की रोटियां, मक्खन में तले हुए पराठे बना लेते हैं। रोटियां कम खाते हैं। मुख्य भोजन दूध, खट्टा दूध, पनीर, मक्खन और मांस होता है। सब्जियां इनके भोजन में नहीं आती हैं। उनके बदले में मोल लिया हुआ आलू भी काम में लेते हैं। वस्त्रों के रूप में ऊन या खाल के बने वस्त्र प्रयोग में लाते हैं। 12 महीनों ऊनी कपड़े पहनते हैं। लंबे कोट पहने जाते हैं। पुरुष पजामे पहनते हैं। स्त्रियां ऊनी वस्त्र को साड़ी की तरह बांध लेती हैं और पजामे पहनती हैं। सिर पर पुरुष लोग खाल की टोपी पहनते हैं और स्त्रियां सूत के कपड़े का स्कार्फ बांध लेती हैं। ये सूती वस्त्र, ऊन इत्यादि के बदले में मोल ले लेते हैं। पैरों में खाल के बूट, जूते पुरुषों और स्त्रियों के समान होते हैं। ये ऊनी वस्त्रों को बड़े साधारण से करघे पर बुन लेते हैं। गलीचे भी ये लोग अच्छे से बना लेते हैं। तंबू, ये जो लोग यात्राएं करते रहते हैं, एक से दूसरे चारागाह में अपने पशुओं को ले जाते हैं, इसलिए ये घरेलू सामान काफ़ी कम रखते हैं। निवास के लिए इनके तंबू होते हैं जो यूर्त के नाम से जाने जाते हैं। यह ऊन के नमदों का बना होता है। लकड़ियों का एक वृत्ताकार ढांचा बना लेते हैं। इनको ऊनी नमदे से मढ़ देते हैं, ढक देते हैं। इस तंबू के बीच में ऊपर छत में एक छोटा वृत्ताकार छिद्र होता है जिनसे धुआं बाहर निकल जाता है। तंबू जो होता है वो नमदे और खाल से मढ़ा हुआ बालों की बनी रस्सियों से कस दिया जाता है। इनका ये तंबू वर्षा, ठंड और बर्फ से इनकी रक्षा करता है। जब इन्हें स्थान बदलना होता है तो ये अपने पशुओं पर लाद कर तंबू के सामान को ले जाते हैं। फर्नीचर की जगह ये लोग कंबल, नमदे और गलीचे काम में लेते हैं। व्यापार, किर्गिज लोग ऊन, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, नमदे, कंबल, दुशाले, खाले और कुछ पशु, घोड़े इत्यादि बेचते हैं। बदले में आटा, चाय, नमक, सूती वस्त्र, दिया सलाई, बंदूक आदि खरीद लेते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास, रूसी क्रांति के बाद इनके आर्थिक जीवन में काफ़ी प्रगति हुई। पहले जहाँ चारागाहें थी वहाँ अब सरकारी कृषि फॉर्म या सामूहिक कृषि फॉर्म बन गए। यांत्रिक कृषि करते हैं, यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक यंत्रों में ट्रैक्टर, मशीन, हार्वेस्टर आदि का प्रयोग करते हैं। गेहूं, जौ आदि मुख्य फसलें हैं। खाद का प्रयोग करते हैं। कपास, पटसन, रेशम आदि भी उत्पन्न करते हैं। खनिज पदार्थों में कोयला, तेल,
लोहा, पारा, गंधक, एंटीमनी आदि धातुओं को खानों से निकालने के खनन उद्योग भी इन क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं। ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों की मिलें बनी हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के छोटे निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। सामान्य शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा भी इन लोगों को दी जाने लगी है। आर्थिक और सामाजिक उन्नति के परिणाम स्वरूप नए नगर विकसित हुए हैं। वर्तमान विकास के साथ साथ किर्गिज लोगों का पशुचारण और कुछ संख्या में मौसमी प्रवास अभी तक जारी है और ऐसा संभव है कि अल्प संख्या में भविष्य में भी जारी रहेगा, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं की सीमा इसी प्रकार की है। किर्गिज लोग के व्यापार की अभी हमने बात कर ही ली थी। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मौसम बदलने के साथ ये लोग अपना स्थान बदलते हैं। दो अलग अलग जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में सामान्यतः पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम में परिवर्तन के अनुसार जो प्रवास होता है उसे मौसमी प्रवास कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में पर्वतीय और मैदानी घाटियों के मध्य यह प्रवास होता है। गर्मियों में जब घाटियों में चारागाह सूखने लगते हैं तो पशुचारक अपने पशुओं को लेकर उच्च चारागाहों की ओर चले जाते हैं और गर्मियों में पहाड़ी भागों में रहते हैं। सर्दियाँ शुरू होने पर पर्वतीय चारागाह बर्फ से ढक जाते हैं, ठंड बढ़ जाती है, इसलिए पशुचारक सर्दियाँ शुरू होने के पहले ही निचली घाटियों की ओर प्रस्थान कर देते हैं, जहां उस समय चारागाह उपलब्ध रहता है और ठंड अपेक्षाकृत कम रहती है। इस प्रकार के मौसमी प्रवास हिमालय, आल्प्स, क्युनलुन आदि पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रवास को जो मौसम के अनुसार किया जाता है, अपने पशुओं के साथ किया जाता है, उसे हम मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनकी विशेषताएं। इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम भारत की प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।